Hello guys, how are you? My name is Dholak Himanshu. Today I am discussing about the constant temperature equilibrium कर्व जो PXY प्लॉट के नाम से जाना जाता है, जो डिस्टिलेशन ऑपरेशन का एक पार्ट है। मैंने अगले वीडियो में कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम कर्व के बारे में दिखाया था। उसमें क्या होता था कि जो टेम्परेचर होता है वो उसमें वेरी होता था और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कर्व में जो टेम्परेचर दिखाया जा रहा है वो कांस्टेंट होगा, बट वेरी क्या होगा, प्रेशर इसमें वेरी होगा। अगले ग्राफ में टेम्परेचर वेरी था, प्रेशर फिक्स था। इस ग्राफ में टेम्परेचर फिक्स है और क्या वेरी है, प्रेशर वेरी है। तो आज हम इस कर्व के बारे में देखेंगे। तो ये जो कर्व है ये भी बाइनरी मिक्सर के लिए है। मैं फिर से बता देता हूँ कि बाइनरी मिक्सर क्या होता है। बाइनरी मिक्सर मेनली टू कंपोनेंट से जुड़ा होता है, लाइक वन इज इथेनॉल एंड अनदर इज वाटर। सो इथेनॉल एंड वाटर के बीच में एक रिएक्शन होगा और इथेनॉल और वाटर एक ही साथ जुड़ जाएंगे और इथेनॉल और वाटर का हमको मिक्सर मिलेगा। इथेनॉल प्लस वाटर का हमको मिक्सर मिलेगा। हमने इथेनॉल को मान लीजिए ए कंपोनेंट कह दिया, वाटर को बी कंपोनेंट कह दिया। ए और बी एक ही साथ जुड़ के हमको ए और ए बी का मिक्सर मिलेगा। मीन्स इथेनॉल और दूसरा है क्या है, वाटर। एक इथेनॉल है और दूसरा क्या है, वाटर। इथेनॉल और वाटर एक ही साथ जोड़ के हमको इथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सर मिलेगा। जो दो कंपोनेंट से जो मिक्सर जुड़े होते हैं उसको हम बाइनरी मिक्सर के नाम से जाने जाते हैं। तो मेनली इस ग्राफ में हमने बाइनरी मिक्सर को सेपरेशन के लिए डिस्टिलेशन कॉलम में ऐड किया है। तो इसमें मैक्सिमम सेपरेशन कहाँ पे होगा, कहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, और इस कर्व का आप यूज करके आप जान सकते हैं कि आप डिस्टिलेशन ऑपरेशन की डिजाइन भी इजीली कर सकते हैं, एज वेल एज आप इक्विलिब्रियम पॉइंट भी जान सकते हैं। अब आगे मैं दिखाऊं तो अब हम कर्व प्लॉट करेंगे। उसमें क्या होता है, उसमें एक एक्स एक्सिस होती है, यहाँ पे एक वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस है। ओके, ये क्या है, वाई एक्सिस है, यहाँ पे एक्स एक्सिस है। ओके, एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स और वाई होगा। ये है VLE डायग्राम। ये क्या है, VLE डायग्राम है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पर एक्स और वाई को इंडिकेट करेंगे, वाई एक्सिस पर हम प्रेशर को इंडिकेट करेंगे। ओके, यहाँ पे ए और बी कंपोनेंट हमने लिए हैं। इसमें से ए है वो इथेनॉल है, बी है वो वाटर है। ओके, अब मैं बता दूं कि इसमें से एक कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे कंपोनेंट से कम होगा या तो ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि जो इथेनॉल है, यहाँ पे जो इथेनॉल है उसका बॉइलिंग पॉइंट मान लीजिए 78.4 डिग्री सेल्सियस है। ओके, 78.4 डिग्री सेल्सियस। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो इस दो कंपोनेंट में से किसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, तो यहाँ पे जो इथेनॉल जो हमको मिला, यहाँ पे हमको जो इथेनॉल मिला उसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। अब मैं वेपर प्रेशर की बात करूँगा। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा देन द अदर कंपोनेंट। सो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। यहाँ पे मैं बता दूँ, ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है, बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम है। ये बात को आप भूले नहीं। जिसका बॉइलिंग पॉइंट
जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कम होगा। किससे? अनदर कंपोनेंट से। यहाँ पे मैंने ए और बी लिए है, ए है इथेनॉल है, बी है वाटर है। ए का बॉइलिंग पॉइंट मीन्स इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें से जो इथेनॉल है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। किससे ज़्यादा होगा? वाटर से, बिकॉज इथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। किससे कम है? वाटर से, इसलिए इथेनॉल का वेपर प्रेशर ज़्यादा है और वाटर का वेपर प्रेशर कम है। तो यहाँ पे मेनली उसी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे एक कर्व होगा, ओके, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट को एक अपर साइड के कर्व आएगा, एक डाउन साइड से कर्व आएगा। यहाँ पे ये मेनली दो कर्व का पॉइंट, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो कंपोनेंट ए के लिए होगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कंपोनेंट बी के लिए होगा। यहाँ पे जो पॉइंट है वो कंपोनेंट ए के लिए होगा, यहाँ पे जो पॉइंट है वो कंपोनेंट बी के लिए होगा। अब यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, ओके, यहाँ से एक लाइन पास हो रही है, यहाँ पे टी है, यहाँ पे वी पॉइंट है। यहाँ पे क्या पॉइंट है? टी पॉइंट है, यहाँ पे वी पॉइंट है। अब एक वाई एक्सिस के सिमिलर एक लाइन होगी यहाँ से, इसको आप कह दो P पॉइंट, यहाँ पे कह दो K पॉइंट, यहाँ पे कह दो R पॉइंट और यहाँ पे कह दो M पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे M पॉइंट है, यहाँ पे R पॉइंट है, यहाँ पे K पॉइंट है और यहाँ पे P पॉइंट है। यहाँ पे एक लाइन इंडिकेट की है, वो इस लाइन को हम टाई लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? टाई लाइन। आप याद रखना, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? टाई लाइन कहेंगे। अब मैं बता दूं कि हमने पहले वीडियो में क्या देखा था। पहले वीडियो में मीन्स कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम कर्व है, यहाँ पे कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कर्व है। बल्कि पहले वीडियो में क्या हमने देखा था कि कांस्टेंट प्रेशर इक्विलिब्रियम कर्व के बारे में। तो उसमें से हमने भी ऐसा ही देखा था कि एक अपर की लाइन होती है, एक डाउन की लाइन होती है। तो उसमें क्या था कि जो डाउन की लाइन है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज में इंडिकेट करती थी, और ऊपर की लाइन है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज में इंडिकेट करती थी। बट इस ग्राफ में कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम वाला ग्राफ में, इस ग्राफ में उससे डिफरेंट होगा। मीन्स कि यहाँ पे जो बॉटम लेवल की लाइन है, ए लाइन है, वो क्या इंडिकेट करेगी? y वर्सेस p का ग्राफ, और जो अपर की लाइन है वो x वर्सेस p का ग्राफ इंडिकेट करेगी। ओके, जो बॉटम की लाइन है वो y वर्सेस p का ग्राफ इंडिकेट करेगी, और जो अपर की लाइन है वो x वर्सेस p का ग्राफ इंडिकेट करेगी। अब फिर से मैं बता दूं कि x और y क्या इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पे जो x है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इंडिकेट कर रही है। क्या इंडिकेट कर रही है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इंडिकेट कर रही है। और y है जो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इंडिकेट कर रही है। ये बात आप समझ लिए, भूलना मत कि x है तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, और y मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज। ओके, यहाँ पे इसलिए हमने x और y का, और यहाँ पे जो p है y एक्सिस पर आपको जो p नजर आ रहा है वो p है, वो क्या इंडिकेट कर रहा है? वो प्रेशर इंडिकेट कर रहा है। अब मैं फिर से बताऊं कि कोई भी कंपोनेंट का, अब मैं एक आपको क्वेश्चन पूछूं
कि हमारे पास जो मिक्सर है उस मिक्सर का टेम्परेचर हमने फिक्स कर दिया। उसी टेम्परेचर पे जितना टेम्परेचर हमारे पास था, जितना हमने फिक्स किया था, उसी टेम्परेचर पे हमको सेपरेशन करना है। बट वो टेम्परेचर जो हमारे पास है, उस टेम्परेचर से कंपोनेंट ए हमारे पास जो है वो ज़्यादा वेपर प्रेशर वाला है और मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है। ए क्या है? मोर वोलेटाइल कंपोनेंट है, और बी है वो लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है। बट जो हमने टेम्परेचर फिक्स किया, वो टेम्परेचर इतना नहीं है कि ए को वेपर फेज में कन्वर्ट करे। मैं फिर से बता दूं, हमने जो टेम्परेचर फिक्स किया वो टेम्परेचर इतना नहीं है कि ए को वेपर फेज में कन्वर्ट करे। बट मैं कहूँ उसी टेम्परेचर से आपको सेपरेशन करना है, तो आप क्या करेंगे? उसका प्रेशर जो डाउन कर देंगे, तो क्या होगा कि ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। किससे? जब पहले प्रेशर था उससे आप जब कम कर रहे हैं, तो कम करने के बाद जो ए का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगा। जब डाउन होगा तो टेम्परेचर फिक्स है हमारे पास, तो उसी टेम्परेचर का यूज़ करके बॉइलिंग पॉइंट तो अब कंपोनेंट का मोर वोलेटाइल कंपोनेंट का कम हो गया है, तो उसी टेम्परेचर का यूज़ करके मोर वोलेटाइल कंपोनेंट वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ही यही नज़र आ रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर फिक्स है, बट उसी टेम्परेचर से हमको सेपरेशन करना है, इसलिए हम यहाँ पे प्रेशर डाउन कर रहे हैं। इसलिए हमने ग्राफ को यहाँ से डाउन की साइड ले जा रहा है। ग्राफ जो हमारा है वो डाउन की साइड ले जा रहा है। उसका मतलब ये है कि टाइम के साथ प्रेशर डाउन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रेशर को डाउन कर रहे हैं, बट यहाँ पे टेम्परेचर फिक्स है, याद रखना। यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट पे जब प्रेशर है, यहाँ पे जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है वहाँ पे कंपोनेंट ए है, तो इस कंपोनेंट ए से हमने प्रेशर को कम करने का स्टार्ट कर दिया। क्या किया? कंपोनेंट ए से हमने प्रेशर को कम करने का स्टार्ट कर दिया, तो प्रेशर हमने इतना कम किया कि वहाँ पे जहाँ पे टी पॉइंट आया वहाँ पे हमने प्रेशर कम करने का स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा, इससे तो प्रेशर डाउन ही हो गया, इससे कंपोनेंट ए पे जो प्रेशर था उससे प्रेशर तो डाउन ही कर दिया। तो यहाँ तक हमने प्रेशर रिड्यूस किया। तो मैं अब कहूँ कि आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ कि जब कंपोनेंट ए का प्रेशर टी पॉइंट पे पहुँचेगा तो और वी पॉइंट की लाइन पे, टाई लाइन पे पहुँचेगा, इस लाइन को हम टाई लाइन कहेंगे, जब इस टाई लाइन पे पहुँचेगा तो मैं कहूँ कि कंपोनेंट ए का इस प्रेशर पर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज कितना होगा? इस प्रेशर पे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज में कितना होगा? तो आप क्या किस पॉइंट का यूज़ करेंगे? टी पॉइंट का यूज़ करेंगे या तो वी पॉइंट का यूज़ करेंगे? किस पॉइंट का यूज़ करेंगे? तो मैं बता दूं कि यहाँ पे जो डाउन की लाइन है, वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज इंडिकेट कर रही है, और जो अपर की लाइन है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज इंडिकेट कर रही है। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज में फाइंड करना है इस प्रेशर पे। तो आप टी पॉइंट का यूज़ करके, टी पॉइंट का यूज़ करके आप फाइंड कर सकते हैं कि इस प्रेशर पर कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज में कितना है। अब मैं बोलूँ कि अब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज में फाइंड करना है, तो आप क्या करेंगे कि बाय यूजिंग अ वी पॉइंट यू कैन फाइंड इट दैट पॉइंट के कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में कितना है। ओके, तो अब ये दोनों पॉइंट का आपको पता चल गया कि एक दोनों पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है। अब मैं बता दूं एम पॉइंट के बारे में। अब मैं कहता हूं कि एम पॉइंट पे हमारे पास एक डिस्टिलेशन कॉलम है, वहाँ पे हमने लिक्विड को फिलअप कर रखा है, वहाँ पे हमने टेम्परेचर को फिक्स किया है। अब क्या करेंगे, उसको जो प्रेशर है वो उसको हम डिक्रीज करेंगे। तो एम पॉइंट पे हमने प्रेशर को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। एम पॉइंट से हमने प्रेशर को डिक्रीज करने का स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ से हमने प्रेशर को डिक्रीज किया, तो जब यहाँ तक टेम्परेचर इतना होगा
एम पॉइंट पे टेम्परेचर इतना होगा कि ए पॉइंट बबल पॉइंट तक आ जाए उतना ही टेम्परेचर होगा, बट बबल पॉइंट के टेम्परेचर से हमको उसी टेम्परेचर का यूज करके बट कंपोनेंट ए को वेपर फेज में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से हम प्रेशर को डाउन करेंगे, ओके, यहाँ से हम प्रेशर को डाउन करेंगे, बट एम पॉइंट पे ओनली लिक्विड फेज ही होगा। आप याद रखना, एम पॉइंट पे ओनली लिक्विड फेज ही होगा, बिकॉज वहाँ से तो हम प्रेशर कम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो प्रेशर होगा, जो टेम्परेचर होगा, वो उतना नहीं होगा कि जो मोर कंपोनेंट को भी वेपर फेज में कन्वर्ट करे। तो अब हम एम पॉइंट से प्रेशर को कम करने का स्टार्ट कर रहे हैं और एम पॉइंट पे ओनली लिक्विड फेज ही होगा। अब जब हमने प्रेशर को कम किया, कहाँ तक कम किया? आर पॉइंट पर। जब हमने प्रेशर को आर पॉइंट पे कम किया तो आर पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है? सैचुरेटेड लिक्विड कॉम्पोजिशन इंडिकेट कर रहा है। याद रखना, आर पॉइंट है जो सैचुरेटेड लिक्विड कॉम्पोजिशन इंडिकेट कर रहा है। वहां से क्या होगा कि कंपोनेंट ए का वेपर में कन्वर्ट होने का स्टार्ट हो जाएगा। कब? कि जब आर पॉइंट से हम प्रेशर को कम करेंगे, जब आर पॉइंट से हम प्रेशर को कम करेंगे, वहाँ से कंपोनेंट ए का वेपर फेज में कन्वर्ट होने का स्टार्ट हो जाएगा। अब मान लीजिए कि आर से हमने प्रेशर को डाउन किया के पॉइंट तक, आर पॉइंट से हमने प्रेशर को डाउन किया के पॉइंट तक, तो के पॉइंट को हम सैचुरेटेड वेपर कंपोजिशन कहेंगे। के पॉइंट को क्या कहेंगे? सैचुरेटेड वेपर कंपोजिशन, क्योंकि के पॉइंट पे इतना प्रेशर होगा, के पॉइंट पे इतना प्रेशर होगा कि वहाँ से बी पॉइंट भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। बी तो हमारे पास लेस वोलेटाइल कंपोनेंट है, बल्कि के पॉइंट पे इतना प्रेशर डाउन हो गया होगा कि बी पॉइंट भी वेपर में कन्वर्ट होने का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, के पॉइंट पे इतना प्रेशर डाउन हो गया होगा कि वहाँ से बी पॉइंट भी वेपर में कन्वर्ट होने का स्टार्ट हो गया होगा। तो इसलिए हम के को सैचुरेटेड वेपर कंपोजिशन कहते हैं। अब मैं बता दूं कि के पॉइंट से जब हमने प्रेशर को ओवर डाउन किया तो लिक्विड की जो लास्ट ड्रॉपलेट भी होगी वो भी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। क्या मैं बोल रहा हूँ? जब मैंने के पॉइंट से भी प्रेशर डाउन किया तो वहाँ पे लिक्विड की जो लास्ट ड्रॉपलेट भी होगी वो भी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, के पॉइंट से मैंने पी पॉइंट तक प्रेशर इतना डाउन कर दिया कि पी पॉइंट पे उतना प्रेशर होगा कि सभी के सभी जो हमारे पास जो लिक्विड होगा मिक्सर, वो सभी का सभी वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओनली वेपर फेज ही होगा। एम पॉइंट पे ओनली लिक्विड फेज ही होगा, पी पॉइंट पे ओनली वेपर फेज ही होगा। आर पॉइंट को हमने सैचुरेटेड लिक्विड कंपोजिशन कह दिया, के पॉइंट को हमने सैचुरेटेड वेपर कंपोजिशन कह दिया। ये है हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर इक्विलिब्रिया कर्व। ये मेनली एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है, इंटरव्यू में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो प्लीज़ ये वीडियो देखें, आप उससे समझ सकते हैं कि एक ग्राफ आपको क्या कहना चाह रहा है, और इस ग्राफ की मदद से आप डिस्टिलेशन कॉलम की डिज़ाइन कर सकते हैं, एज वेल एज आप यील्ड पॉइंट फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी भी ले सकते हैं इस कर्व का यूज़ करके। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।